करते मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में आर्थिक सुधार चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि भारत का स्वतंत्रता के पहले की आर्थिक स्थिति और स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक स्थिति। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। इस वजह से स्वतंत्र भारत के नीतिकारों के समक्ष भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की बहुत बड़ी चुनौती थी और यहाँ के नीतिकारों ने अभ्यास किया विश्व के देशों में। तो दो तरह की जो है अर्थतंत्र उनको मतलब पता चला, एक तो समाजवाद, दूसरा पूंजीवाद। समाजवाद में सरकार का वर्चस्व अधिक देखने को मिला और निजी क्षेत्र का वर्चस्व कम देखने को मिला। परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र का शोषण होते हुए दिखाई दिया। उसी तरह से पूंजीवाद के अंदर देखा गया तो निजी क्षेत्र का ज़्यादा वर्चस्व मिला और सरकार का कम वर्चस्व मिला, जिससे जो है ग्राहकों का शोषण होता दिखाई दिया। तो दोनों मर्यादाओं को दूर करने के लिए भारत ने मिश्र अर्थतंत्र को अपनाया और भारत ने मिश्र अर्थतंत्र द्वारा समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का समन्वय किया, दोनों की मर्यादाओं को दूर करके, और इस तरह से अर्थतंत्र को उसने स्वीकारा। और सन 1947 से 1990 के समय काल में एक लक्ष्य बनाया गया कि भारत किस तरह से आर्थिक विकास करे। इसलिए सरकार ने 1950 से पंचवर्षीय योजनाओं का अमल लाना शुरू किया। हर 5 वर्ष में योजनाओं के अंतर्गत कितने सफलताएं मिली उसका समीक्षा किया जाता था। फिर अगली पंचवर्षीय योजनाओं में जो कमी रहती थी उसको पूरा करने का आयोजन किया जाता था। परंतु भारत सरकार या भारत देश का अर्थतंत्र जितना चाहिए था 90 तक की स्थिति में, वह मजबूती पर नहीं आ पाया था। इस वजह से कई बार क्या हुआ कि लेन देन की तुला, जो विदेश व्यापार हुआ जिसके अंदर आयात और निर्यात, भारत के अंदर इतनी वस्तुएं उत्पादन में नहीं होती थी कि निर्यात कर सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या अधिक होने से भारत की जो उत्पादित वस्तु थी भारत देश में ही उसका उपयोग हो जाता था, तो निर्यात करने के लिए ज़्यादा बचता ही नहीं था। तो निर्यात यहाँ पर जो है कम था और आयात बहुत अधिक था। इस वजह से लेन देन की तुलना में घाटा दिखाई दिया और इससे विदेशी मुद्रा में कमी हुई और विदेशी पूंजी पाने के लिए भारत को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ा और इसके अंतर्गत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं भारत को ऋण देती थी, जिसके अंतर्गत IMF मौद्रिक सहायता हेतु ये शर्तें रखता था। IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये संस्था जो है यह भारत को ऋण देती थी, लेकिन उसने भी ऋण देने के लिए शर्त रखा और उसने 2 शर्त रखा। पहली शर्त रखा कि भारत आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करे और दूसरा शर्त रखा कि अर्थतंत्र में राज्य का अंकुश, राज्य यानी सरकार का अंकुश से राज्य अर्थतंत्र को मुक्त किया जाए। तो ये 2 कंडीशन रखा अगर ऋण देने के लिए, और भारत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने IMF द्वारा दी गई इस शर्त को उसने स्वीकार किया और इसकी वजह से उसने आर्थिक नीति में परिवर्तन किया। तो इस तरह से आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना तथा मिश्र अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व घटा करके निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ाने के लिए भारत में सन 1991 में आर्थिक कानून बदल करके और आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया, और जिस प्रक्रिया को आर्थिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है। और इसके हेतु निश्चित किए गए, पहला हेतु निश्चित किया गया कि प्राकृतिक और मानव संपत्ति, भारत के अंदर बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति तब भी थी, आज भी है, और इस वजह से प्राकृतिक और मानव संपत्ति का महत्तम उपयोग हो सके, इस वजह से आर्थिक विकास में उसका उपयोग हो सके, इसलिए निजी और विदेशी पूंजी का निवेश को अधिक प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य बनाया गया। दूसरा था संसाधनों का महत्तम उपयोग। तो जो उत्पादन के साधन हैं, पूंजी, श्रम, नियोजक, जमीन, तो इन संसाधनों का कार्यक्षम रूप से और अधिकतम इसका उपयोग हो, तो इस उद्देश्य से आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। उसके बाद आता है राज्य खर्च में कमी।
राज्य खर्च में कमी करना अर्थात कि सार्वजनिक क्षेत्र का बोझ कम करना और निजीकरण के द्वारा जो मुद्रा मिलती थी उसको प्रजा के कल्याण में या अन्य सुविधाओं में खर्च करना। तो ये निश्चित किया गया, ये उद्देश्य बनाया गया कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए और राज्य के खर्च को घटा करके और निजी क्षेत्र से मिली आवक को जो है जनता के कल्याण के लिए उसका खर्च किया जाए। उसके बाद आय, देश की आय, रोजगार और निर्यात, ये तीन चीज़ों को बढ़ाया जाए, क्योंकि देश की आय बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, देश की आय बढ़ेगी और इसकी वजह से क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी। इस वजह से इस पर फोकस किया गया कि भाई आय, रोजगार और निर्यात की में जो है वृद्धि की जाए। उसके बाद आता है कि आर्थिक क्षेत्र में स्पर्धा। तो आर्थिक क्षेत्र में स्पर्धा जो है, भारत के उद्योगों को आर्थिक रक्षण दिया जाता था कि बाहर से कोई आएगा और स्पर्धा कर देगा, ये टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में उन उद्योगों की स्थिति और खराब होती गई, क्योंकि जब स्पर्धा होगी तब वो अपने ढंग से विकास कर सकेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु भी उत्पादन कर सकेंगे। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में स्पर्धा का भी उद्देश्य बनाया गया नीति परिवर्तन के पीछे। और एक अंतिम उद्देश्य था कि आर्थिक विकास जो है देश का दीर्घकाल के लिए होना चाहिए और साथ साथ में जो विकास की दर है या विकास है वो निरंतर होनी चाहिए। तो विकास में निरंतर वृद्धि करना, दीर्घकाल में आर्थिक विकास करना, तो इन सब उद्देश्य की वजह से जो है भारतीय अर्थतंत्र की आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया 1991 में। और 1991 की जो आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया उसके अंतर्गत तीन बातें मुख्य निकल के आती हैं या तीन पहलू इसके हैं। पहला पहलू है उदारीकरण, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। दूसरा है निजीकरण, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इनको शॉर्ट में हम लिखें तो लिबरलाइजेशन को बोलेंगे एल, प्राइवेटाइजेशन को बोलेंगे पी और ग्लोबलाइजेशन को बोलेंगे जी, LPG। किस तरह से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 1991 की आर्थिक नीति में परिवर्तन जो लाया गया वो तीन बातों को फोकस किया गया इसके अंतर्गत। अब विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं इसमें तीनों को समझना है हमको। तो पहला हम टॉपिक लेते हैं उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत आप देखेंगे तो उदारीकरण में आपको बताना है कि राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था में निजी साहस, व्यक्तिगत निर्णय की स्वतंत्रता, बाजार तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णयों का वर्चस्व। बाजार तत्व यानी मांग और पूर्ति। तो बाजार तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णयों का वर्चस्व बढ़े, तो इस तरह से राज्य का हस्तक्षेप घटे, तो ये जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण के अंतर्गत मुख्य बातों का समावेश होता है कि राज्य का अंकुश घट जाता है और निजी क्षेत्र का अंकुश या निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता है। और उसके बाद है निर्णय की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में बाजार में मांग पूर्ति के तत्वों का असर बढ़ता है, यानी बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर मुक्त रूप से जो है बाजार की निर्णय प्रक्रिया ली जाती है। और विभिन्न चरणों में सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश कराया जाता है। तो निजी क्षेत्र को यहाँ पर मौका दिया जाता है और देश के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष दिया जाने वाला विशेष नीतिगत रक्षण क्रमशः घटा दिया जाता है। यानी विदेशी जो है यहाँ कंपनियाँ आएंगी और भारत के जो अपने देश के अंदर जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, उनसे कंपटीशन करेंगी। इससे उद्योग जो है कंपटीशन करके और अच्छी से अच्छी वस्तु बनाने का भी प्रयास करेगा। तो ये स्पर्धा जो थी उसके रक्षण मिला था, उसको कम कर दिया गया। अर्थात राज्य देश के उद्योगों और विदेशी उद्योगों के मामले में तटस्थ रहता है। तो इस तरह से उदारीकरण के अंतर्गत इन मुद्दों को आपको बताना है। अब देखते हैं उदारीकरण के अंतर्गत परिवर्तन क्या क्या हुआ। तो उदारीकरण के अंतर्गत परिवर्तन हुआ तो उसके अंदर विभिन्न चरणों में इसका जो है अमल किया गया। सरकार ने प्रथम देश के उत्पादकों, पूंजी निवेशकर्ताओं के लिए नियमों में छूट प्रदान किया। इसके बाद विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए प्रवेश हेतु छूट प्रदान किया। उसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्रों को भी व्यूहात्मक रीति से नियंत्रण मुक्त किया गया। जैसे कि आप समझते हैं कि पहले उपभोग के क्षेत्र मुक्त किए गए और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र
को एवं मुद्रा बाजार को मुक्त किया गया। तो धीरे धीरे प्रथम क्रमशः चरणों के अनुसार उनमें अमल लाया गया। अब देखिए उसमें क्या क्या सुधार किए गए। तो पहला नंबर है यहाँ पर दिया है MRTP एक्ट। MRTP एक्ट जो है इसको बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये क्या चीज़ है, 1969 में नियम बनाया गया था, उद्योग में एकाधिकारशाही रोकने संबंधी कानून था ये। तो ये कानून बनाया गया था। तो इसके अंदर उद्योगों में एकाधिकार रोकने के लिए कानून बनाया गया था, जो बदल करके 2002 में कंपटीशन एक्ट बना दिया गया। यानी अब यहाँ पर जो है ये कानून जो रोकने संबंधी था एकाधिकार, उसके बदले स्पर्धा करो, एकाधिकार निकाल दिया गया। तो स्पर्धा कानून बनाया गया 2002 में। तो ये परिवर्तन हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई MRTP एक्ट का पूरा नाम क्या है, तो आप इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। और कब ये लागू हुआ, 1969 में लागू हुआ। क्यों लागू हुआ, उद्योगों में एकाधिकार रोकने के संबंधी कानून के रूप में लागू हुआ। क्या परिवर्तन किया गया इसमें, तो 2002 में इसको कंपटीशन एक्ट बना दिया गया, यानी स्पर्धात्मक कानून बना दिया गया। फिर आता है दूसरा नंबर फेरा, 1973 में लागू किया गया। फेरा क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं इसको, इसका पूरा नाम है फेरा का, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। और 1973 में इसको जो लागू किया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि उद्योगों द्वारा विदेशी मुद्रा की कमाई नियंत्रित करने की धारा थी। यानी जो उद्योग थे वो विदेशी मुद्रा कैसे कमाएंगे, वो सरकार के अंतर्गत आता था, सरकार उस पर नियंत्रण करती थी। फिर इसको 1999 में बदल दिया गया और इसका नाम फेरा से क्या बन गया, फेमा। फेमा में क्या हो गया, जो आर यहाँ पर देखो रेगुलेशन था, नियंत्रण था, रेगुलेशन हटा दिया गया, उसके बदले क्या कर दिया गया, मैनेजमेंट कर दिया गया। अब इसका फेमा का पूरा नाम क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो मैनेजमेंट यानी व्यवस्था के रूप में आ गया। अब नियंत्रण नहीं रहा, व्यवस्था, सरकार खाली व्यवस्था देखती है, उस पर नियंत्रण नहीं करती है। तो ये परिवर्तन लाया गया। तो फेरा में को फेमा में कन्वर्ट किया गया। 1973 में फेरा और 1999 में फेमा उसको बना दिया गया, यानी रेगुलेशन के बदले मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया गया। तीसरा नंबर उसके बाद आता है कि औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए, जहां सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्र को घटाकर 3 कर दिया गया। यानी कि पहले बहुत से क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में थे, वहां पर निजी क्षेत्र नहीं जा सकते थे, लेकिन अब उसे घटाकर 3 कर दिया गया। 3 कौन कौन से, तो रेलवे, अणु क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र। फिर से सुनिए, 3 क्षेत्र के में प्राइवेट को एंट्री नहीं दी जाती है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला नंबर है रेलवे, दूसरा है अणु क्षेत्र और तीसरा है संरक्षण क्षेत्र। ये सार्वजनिक क्षेत्र सरकार अपने अंडर में रखती है और बाकी सारे क्षेत्र खोल दिए गए कि निजी क्षेत्र वहां आकर के अपने पूंजी लगाएं और उसके अंदर कंपटीशन करें, जो भी करें। तो छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए पूंजी निवेश की मर्यादा बढ़ाई गई और साथ साथ जो है उसको नवीनीकरण के पीछे खर्च कर सके ऐसी व्यवस्था भी इनको दी गई। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है विदेशी पूंजी की प्रक्रिया सरल बनी और तमाम आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश हेतु अपने आप लाइसेंस प्राप्त हो, यानी कि उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं, अपने आप लाइसेंस प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था की गई। और उसके बाद है 5वां पॉइंट इसमें था कि राजकोषीय नीति, व्यापार नीति और आयात निर्यात की नीति द्वारा राज्य को बाजार तत्वों द्वारा आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया गया। यानी कि सब्सिडी खर्च में कमी की गई, आयात निर्यात लाइसेंस की नीति और सरल बनाई गई और मुद्रा की दर, जैसे मुद्रा की दर क्या होती है, जैसे अभी अमेरिका जो है का डॉलर सर्व स्वीकृत है पूरे विश्व में, तो $1 बराबर अभी 70 रुपया है, जैसे मान लो, तो $1 बराबर 70 रुपया, इसको बोलते हैं अपने मुद्रा की दर बोलते हैं। ये दर पहले सरकार निश्चित करती थी, बाद में सरकार ने अपना अंकुश उस पर हटा लिया और इसको क्या बनाया गया कि मुद्रा की दर को अधिक मुक्त बना दिया गया। यानी अब ये खुले बाजार के अंदर ये निश्चित होता है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये आपको 5 पॉइंट समझाने हैं। MRTP एक्ट जिसको बना दिया गया कंपटीशन एक्ट, उसके बाद फेरा जिसको बना दिया गया फेमा,
और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्र को घटा करके 3 कर दिया गया। 3 में है रेलवे, और रेलवे के बाद जो है अणु क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है वो सरकार के हाथ में है। उसके बाद है पूंजी निवेश की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया, और उसके बाद है राजकोषीय की नीति, व्यापार नीति, आयात निर्यात की नीति सरल बनाई गई, अपने आप लाइसेंस प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की गई, सब्सिडी खर्च में कमी की गई, और आयात निर्यात लाइसेंस के बारे में सुधार किया गया, और मुद्रा दर को मुक्त बना दिया गया, इसको और अधिक मुक्त कर दिया गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के टॉपिक में हमने जो है आर्थिक सुधार के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन के उद्देश्य जो 1991 में लाए गए वो क्या थे, और 1991 के अंतर्गत परिवर्तन के अंदर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का उपयोग किया गया, उसके अंदर हमने उदारीकरण को समझा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम निजीकरण और वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे। नमस्कार।